चलिए, अब बारी है अपने न्यूमेरिकल सेक्शन की। जो भी अपन ने सीखा, जो भी अपन ने करा मोलर द्रव्यमान के संदर्भ में, मोलर द्रव्यमान के बारे में, उसके बिहाफ पर अपन क्या सीखेंगे, न्यूमेरिकल करना सीखेंगे कि जो भी अपन ने सीखा उसको कैसे अपन को न्यूमेरिकल सेक्शन में उतारना है। तो मैंने आपके लिए कुछ सवाल बना रखे हैं पहले से ही, तो एक एक करके मैं उनका सॉल्यूशन कराता जाऊंगा, ठीक है। और ये सवाल भी आपको नोट्स के साथ ही मिल जाएंगे, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहला सवाल है आपके पास, मैं लिखता जाता हूं क्वेश्चन भी और उसके साथ हल करवाएंगे। 2.2 ग्राम कार्बन डाई ऑक्साइड। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इसको पूरा क्यों नहीं लिख रहा हूं, वो इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ऐसे ही सवाल आपको पूछा जाएगा, वहां पर आपको सूत्र नहीं लिखा जाएगा कि CO2। ये आपको पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो सूत्र होता है, जो अणुसूत्र होता है वो CO2 होता है, ठीक है। आपको ऐसे लिखा जाएगा, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड में कितने कितने मोल होंगे, कितने मोल होंगे, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन हमें देखना है। 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल होंगे। आपसे आपको द्रव्यमान दे दिया और आपसे मोल पूछ लिए, ठीक है। तो हम जानते हैं और आपको ये भी समझना है कि कार्बन डाइऑक्साइड है क्या। क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड परमाणु है, अणु है, या फिर सूत्र द्रव्यमान है ना, या फिर सूत्र है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक अणु है जिसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, CO2। तो ये एक क्या है, अणु है। तो इसका जो आणविक द्रव्यमान होगा, इसका जो आणविक द्रव्यमान होगा, जो कि किस में होता है, यू में, या AMU में, या फिर यू में, इन दोनों में से किसी में होता है। जब हम इस आणविक द्रव्यमान को चेंज करेंगे किसमें, ग्राम में चेंज करेंगे, तो ये मोलर द्रव्यमान बनकर आएगा। किसमें, मोलर द्रव्यमान बनकर आएगा। तो हम जानते हैं कि अभी हमने इससे पहले कॉन्सेप्ट में सीखा कि किसी भी पदार्थ का जो मोलर द्रव्यमान होता है उसमें एक मोल उपस्थित होते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या बोला मैंने, कोई भी पदार्थ होता है उसका जो मोलर द्रव्यमान होता है, चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे हीलियम हो, चाहे लिथियम हो, बेरिलियम हो, बोरोन हो, कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, सोडियम हो, मैग्नीशियम हो, जिनोन हो, रेडॉन हो, कुछ भी हो, यदि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, एक होता है, ठीक है, एक AMU होता है। जब हम उसको मोलर द्रव्यमान में कन्वर्ट करेंगे तो 1 ग्राम होगा। तो हमने ये सीखा कि किसी भी पदार्थ के मोलर द्रव्यमान में कितने मोल उपस्थित होते हैं, 1 मोल उपस्थित होते हैं। 1 मोल उपस्थित होने का मतलब क्या होता है कि उस ग्राम में, है ना, उस ग्राम में जो परमाणुओं की संख्या है, कणों की संख्या है, वो कितनी है, 6.022 गुणा 10 की घात 23 है ना। 1 ग्राम में कितने कण उपस्थित होंगे, 6.022 गुणा 10 की घात 23, अर्थात 6.022 गुणा 10 की घात 23 बराबर किसके होता है, 1 मोल के, जिसको हमने पहले समझ रखा था। तो यहां पर वही बात हो रही है, इस डेटा जो हमने ये सीखा इसी को अपन इस्तेमाल करेंगे। तो इस संदर्भ में कार्बन डाइऑक्साइड के जो आणविक द्रव्यमान होगा CO2 का, अब यहां पर देखते हैं, हम जानते हैं, सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि CO2 का जो आणविक द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, पहले निकालना सीखिए। CO2 का आणविक द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, पहले कार्बन का परमाणु द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। तो कार्बन कौन से प्लेस पर आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, यानी 6ठे प्लेस पर आता है। तो 6 का 2 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो कितना आया भाई अपने पास, 12 आया, ठीक है। प्लस करेंगे, कार्बन आपको कितना दिख रहा है, 1 है ना, यहाँ पर 1 ही तो है, जब कुछ नहीं होता है जब 1 होता है, तो यहाँ पर 1 ही है, तो यहाँ पर 1 लिख लो, या नहीं लिखो तो कोई चांस नहीं पड़ेगा। O2 यानी कि ऑक्सीजन कौन से प्लेस पर आता है,
8वीं प्लेस पर आता है। आवर्त सारणी में 8वीं प्लेस पर ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है 8 है। इसका डबल करेंगे तो कितना आएगा 16। ठीक है, तो 16 इसका क्या हो गया परमाणु द्रव्यमान। अब आणविक जो सूत्र दे रखा है इसमें ऑक्सीजन के कितने अणु उपस्थित हैं 2 अणु उपस्थित हैं, तो 2 लिख दीजिए वहां पर। चलिए बहुत अच्छे, अब इसको सॉल्व करें कितना आएगा 16 दूनी 32, 32 प्लस 12, 32 प्लस 12 कितने हो जाएंगे 44, यानी 44। ठीक है, तो 44 ग्राम इसका क्या हो गया भाई 44 ग्राम इसका मोलर द्रव्यमान हो गया। मोलर द्रव्यमान हो गया, इसका मतलब 44 ग्राम में कितने मोल उपस्थित होंगे 1 मोल उपस्थित होगा। ठीक है, 44 ग्राम में ये जो 44 ग्राम है ये हम लिखेंगे कि 44 ग्राम CO2 में उपस्थित मोल की संख्या कितने होंगे, अरे बताएं तो कितने होंगे। अभी हमने सीखा कि कोई भी पदार्थ हो उसका मोलर द्रव्यमान जो होता है उसमें कितने मोल उपस्थित होते हैं 1 मोल उपस्थित होते हैं, और 1 मोल का क्या अर्थ है कि 6.022 गुणा 10 की घात 23 कण उपस्थित होते हैं, है ना। तो इसका मतलब CO2 हमारे को दे रखा है, तो CO2 का मोलर द्रव्यमान हमने ज्ञात करा कितना होता है 44 ग्राम होता है। तो CO2 के 44 ग्राम में कितने मोल उपस्थित होंगे, कितने मोल उपस्थित होंगे 1 मोल उपस्थित होगा। बहुत शाबाश, बहुत बढ़िया, यहां तक आपने सीख लिया 44 ग्राम CO2 में उपस्थित मोल की संख्या कितनी होगी 1 मोल होगी। यहां तक यदि कोई दिक्कत है तो बताइए। अब आप पूछेंगे 44 ग्राम क्या है, तो मैं बताऊंगा 44 ग्राम CO2 का मोलर द्रव्यमान है। चलिए जहां यहां पर लिख देते हैं, जहां 44 ग्राम बराबर CO2 का मोलर द्रव्यमान हो सकता है अभी तो आपके समझ में आ गया, लेकिन हो सकता है बाद में आपको कंफ्यूजन हो कि 44 ग्राम सर ने कहां से लिया। तो यहां पर मैंने एक टॉपिक डाल दिया जहां 44 ग्राम इज इक्वल टू CO2 का मोलर द्रव्यमान। बात क्लियर। अच्छा सर 44 ग्राम CO2 में उपस्थित मोलों की संख्या कितनी होती है 1 मोल होती है। क्यों सर, क्योंकि हमने बात करी मोलर द्रव्यमान की कंसेप्ट में हमने यही चीजें सीखी थी कि कोई भी पदार्थ हो उसके 1 मोल के ग्राम में 1 मोल का ग्राम में व्यक्त जो द्रव्यमान होता है वो उसके मोलर द्रव्यमान के बराबर होता है, यानी मोलर द्रव्यमान बराबर है 1 ग्राम के, सॉरी मोलर द्रव्यमान बराबर है, यहां लिखेंगे मोलर द्रव्यमान बराबर है 1 मोल के। ठीक है, ये कंसेप्ट याद रखना, मोलर द्रव्यमान बराबर है 1 मोल के। अब मोलर द्रव्यमान किसी का भी हो सकता है, मोलर द्रव्यमान किसी का भी हो सकता है, चाहे वो परमाणु का भी हो सकता है, परमाणु का भी हो सकता है, अणु का भी हो सकता है, और किसी अन्य सूत्र का भी हो सकता है। मान लीजिए परमाणु का उदाहरण होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम और पूरी आवर्त सारणी। अणु का उदाहरण होता है H2O, CO2, CH4, ठीक है, C2, H5OH, ठीक है, ये सारे के सारे अणु कहलाते हैं। सूत्र में आ जाते हैं HCl, NaCl, MgCl, बहुत सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर ये हो जाता है, कोई सा भी हो सकता है, किसी का भी मोलर द्रव्यमान हो सकता है। किसी भी पदार्थ के मोलर द्रव्यमान में कोई भी मोलर द्रव्यमान उसमें 1 मोल उपस्थित होता है। ठीक है, अब 1 मोल का मतलब क्या होता है 6 पॉइंट। अब यहां पर देखिए आराम से समझिए, एक ही सवाल को इतना एक्सपेंड कर देंगे, एक ही सवाल में इतना कुछ सीख लेंगे कि दूसरे सवालों को करने में हमारे को ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ये एक सवाल ही है, इसी के माध्यम से समझ लेते हैं। चलिए बात करते हैं, 1 मोल का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 मोल का मतलब यहाँ पर हो रहा है 6.022 गुणा 10 की घात 23 कण की बात हो रही साहब। 1 मोल का मतलब यहां पर हो रहा है 6.022 गुणा 10 की घात 23 कणों की बात हो रही है। अब यहां पर जो कण हैं, कणों को भी समझ लीजिए, कण जो हैं यहां पर परमाणु भी हो सकते हैं, बातों को ध्यान से, अणु भी हो सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है, परमाणु भी हो सकते हैं, आगे करेंगे अपन सवाल, परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं,
आयन भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, प्रोटॉन भी हो सकते हैं। बातें क्लियर हो रही है? कुछ भी हो सकता है, किसी से भी पूछ सकते हैं। अभी आपसे मोल का पूछा है, बाई चांस आपसे प्रश्न पूछा है 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल होंगे। गौर करें, मोल कितने होंगे। अभी आपसे मोल पूछा है तो आप यहां तक ही सीमित हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाता कि 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने परमाणु होंगे, तब आपका ये सूत्र काम नहीं आता। तब आपके पास एक और नॉलेज होनी आवश्यक होती। वो कौन सी नॉलेज थी कि एक मोल तो ठीक है, एक मोल का वास्तविक अर्थ क्या होता है कि एक मोल का मतलब होता है 6.0022 गुणा 10⁻23 कण होते हैं। और कण का मतलब क्या होता है सर? कण कोई से भी हो सकते हैं। वो पदार्थ के प्रकृति पर डिपेंड करता है, वो पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है कि पदार्थ परमाणु है, अणु है, आयन सॉरी परमाणु अणु है, परमाणु है या फिर कोई सूत्र है। जिस प्रकार से मैंने बताया परमाणु अणु या सूत्र है। परमाणु की पहचान होती है इस प्रकार से, जो भी अपने आवर्त सारणी होती है। अगर इसमें आपसे किसी कोई पूछता है द्रव्यमान देकर, यदि आपको ऐसे द्रव्यमान देकर पूछता है कि 2 ग्राम हाइड्रोजन में कितने मोल उपस्थित हैं, इस प्रकार से परमाणु का प्रश्न आता है। अणु का प्रश्न मैंने आपको बता दिया कि 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल होंगे, तो आप इस प्रकार से जवाब देंगे। मोलों की बात हो रही है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने अणु उपस्थित हैं, तो आप क्या बताएंगे? क्योंकि ये अणु है ना, क्योंकि ये अणु है। CO2 क्या है? इधर ध्यान दीजिए, CO2 क्या है? अणु है। तो इसका क्या निकलता है? आणविक द्रव्यमान। तो इसके अंदर जो उपस्थित है मूल तौर पर वो कौन से किससे बना है? ये CO2 अणुओं से मिलकर बना है। तो इसके अणु ज्ञात होंगे। तो अणु निकालोगे तो भी कण का सहायता लेनी पड़ेगी। अगर परमाणु निकालोगे तो भी इसी सूत्र की काम में लेना पड़ेगा कि 1 मोल बराबर होता है 6.022 गुणा 10⁻23 कण। इस प्रकार से मैं बात कर रहा हूं। तो अभी अपन यहां तक समझ में आया। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आना चाहिए सवालों को करने के लिए। चलिए दोबारा पढ़ते हैं अपने सवाल पर। सवाल है 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल होंगे। तो हम जानते हैं कि 44 ग्राम CO2 में उपस्थित मोल की संख्या 1 मोल होगी। हम जानते हैं कि 44 ग्राम CO2 में उपस्थित मोल की संख्या कितनी है? 1 है। तो मुझे बताइए 1 ग्राम CO2 में उपस्थित 1 ग्राम CO2 में उपस्थित मोल की संख्या कितनी होगी साहब? कितनी होगी? 44 ग्राम में 1 मोल है तो 1 ग्राम में कितने होंगे? 1/44। कोई घबराने की बात नहीं है, सिंपल गणित लगा रहे हैं। ठीक है, सिंपल गणित है। 10 टॉफियां 50 रुपए की हैं। 10 टॉफियां 50 रुपए की हैं। ध्यान से समझना, 10 टॉफियां 50 रुपए की हैं तो एक टॉफी साहब कितने की होगी? 50/10 की होगी सर। कैसे निकाला? सिंपल गणित है, हम सीख कर आ चुके हैं 10th में। तो कोई प्रश्न पूछेगा वो ही नहीं बनता है। तो यहाँ पर वो ये गणित लगाइए कि 44 ग्राम CO2 में कितने मोल है? 1 मोल है। तो 1 ग्राम CO2 में कितने मोल उपस्थित होंगे? 1/44 मोल उपस्थित होंगे। ठीक है, तो अब मुझे बताइए कि सवाल में क्या दे रखा है। सवाल में बोला है कि 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में बताइए। तो आप बता नहीं सकते क्या? अरे यहां तक कर लिया अपन ने। अब मुझे बताइए कि आप ये नहीं बता सकते कि 44 ग्राम में 1 मोल है तो 1 ग्राम में इतना है तो 2.2 ग्राम में कितना होगा? आराम से बता सकते हैं सर। अब तो मैं ही कर लूंगा, आपको करने की जरूरत नहीं है। कैसे करूंगा सर? कि मैं यहां लिखूंगा 2.2 ग्राम CO2 में उपस्थित मोल की संख्या। आप चाहें तो यहां पर मोल नहीं हटा सकते हैं, मोल लगाना कोई कंपलसरी नहीं, क्योंकि आप यहां पर मेंशन कर रहे हैं कि मोलों की संख्या ही बराबर में लिखी जा रही है। तो यहां पर मोल लिखना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आप हटा भी सकते हैं इसको। देखिए ऐसे हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो मोल की संख्या 2.2 ग्राम CO2 में उपस्थित मोल की संख्या कितनी होगी? 1 में इतनी है तो 2.2 ग्राम में कितनी होगी? 1/44 गुणा 2.2। बस इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आपके सामने आ जाएगा। सॉल्यूशन मैं नहीं करवाऊंगा, इतना आपको आना चाहिए। कैसे कटेंगे चलिए बता देते हैं। 1/44
22 ऊपर आएगा, दशमलव बाहर, 22 एकम 22, 22 दूना 24, 1.5 बटा 10, ठीक है। 2 का भाग देंगे ना 1 में, पॉइंट लगेगा 0, 2 5 जा 10, तो यहाँ पर आएगा 0.5, ठीक है। 0.5 यहाँ से फिर से 1 हटा दीजिए, क्या बचेगा 5 बटा 100। अब 2 0 1 2 पॉइंट लगा दो 0.05, ये आंसर आ जाएगा। बाकी 1 2 3 आप सॉल्व कर लेना इसको गणित को, तो आप आ जाएगा, ठीक है। केमिस्ट्री यहाँ तक की थी, वो मैंने आपको समझा दी। गणित में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, खुद सॉल्व करेंगे। बताओ क्या समझ में नहीं आया इसके अंदर, कोई चीज खटक गई क्या है? 44 ग्राम का अच्छा आया। 44 ग्राम क्या है? CO2 का मोल द्रव्यमान है, ठीक है साहब। 44 ग्राम में हम जानते हैं 1 मोल उपस्थित होता है, ठीक है। तो 1 ग्राम में कितना उपस्थित होगा? 1/44 होगा। तो साहब हमारे से पूछा 2.2 ग्राम में बता दीजिए हमारे को कितने मोल उपस्थित होंगे, तो साहब इतने मोल उपस्थित होंगे, ठीक है। चलिए अब दूसरा सवाल करते हैं। देखिए अब दूसरा जो सवाल है वो इस प्रकार से है, मैंने पहले ही लिख लिया है। क्या है? पानी की एक बूंद जिसका द्रव्यमान 0.05 g ग्राम है में उपस्थित अणुओं की संख्या बताइए। शावर देखा है? शावर देखिए, ये होता है शावर, ठीक है, जो अपने बाथरूम में लगा रहता है। उससे वैसे पानी गिर रहा है, ठीक है, उसमें से बहुत सारा पानी गिर रहा है। तो ये साहब जो बुक वाले साहब है वो पूछ रहे हैं कि ये जितनी भी बूंदें गिर रही हैं पानी की, उसमें से एक बूंद, ये जो एक बूंद है इसको यहाँ निकाल लेते हैं, साफ दिखेगा। बूंद इस प्रकार से दिखती है, कुछ थोड़ा अच्छी तरीके से बना लेते हैं, ठीक है। ये पानी की बूंद है, इसमें से एक बूंद निकाल ली। इस बूंद का मुझे क्या दे दिया? इस बूंद का मुझे द्रव्यमान दे दिया। इस बूंद का मुझे द्रव्यमान दे दिया। द्रव्यमान कितना दे दिया? 0.05 ग्राम दे दिया। 0.05 ग्राम एक बूंद का दे दिया, है ना। अब इसमें मुझसे पूछ रहा है कि इसमें पानी की एक बूंद जिसका द्रव्यमान इतना है, उपस्थित अणुओं की संख्या बताओ। अब इसके अंदर ये जो पानी की बूंद है, एक पानी की बूंद, इसके इतने द्रव्यमान में यानी 0.05 ग्राम द्रव्यमान में अणुओं की संख्या कितनी होगी? अणुओं की संख्या कितनी होगी, ये आपसे पूछ रहा है। समझ में आया? ये अपना शावर था, इसमें से बहुत सारा पानी गिरा, है ना, इसमें से बहुत सारा पानी गिरा था, उसमें से मैंने एक बूंद निकाली। एक बूंद मैंने यहाँ साइड में निकाल ली, और साइड में निकालकर इसमें बोल रखा है ये जो साइड में निकाली हुई जो बूंद है, इसका द्रव्यमान जो है वो 0.05 ग्राम है, ठीक है। और इस बूंद में कितने अणु होंगे ये हमारे को ज्ञात करना है। सिंपल है, कैसे करेंगे? अगर आपने सीख रखा है तो आप आराम से कर पाएंगे। देखिए सवाल समझ में आने जाना चाहिए, बस आंसर अपन आराम से ला देंगे क्योंकि हमने ही सीख रखा है, ठीक है। तो पानी की एक बूंद, पानी साहब, पानी का मतलब क्या होता है? H2O, ठीक है। यहाँ पर मतलब एक सामान्य तौर पर किसकी बात हो रही है? H2O की बात हो रही है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, हम जानते हैं कि, क्योंकि हमने पढ़ रखा है इसलिए हम जानते हैं कि H2O, पहले यह ज्ञात करना पड़ेगा कि हमारे को एक ऐसा ठोस रिलेशन पता होना चाहिए जिसके आधार से हम प्रश्न को प्रारंभ कर सकें, ठीक है। तो ऐसा एक ठोस रिलेशन क्या होता है कि मोलर द्रव्यमान, कोई भी पदार्थ का जो मोलर द्रव्यमान होता है उसमें 1 मोल उपस्थित होते हैं। ये हमारे पास एक ठोस सबूत है, एक ठोस वजह है सवाल को हल करने की। तो वही करेंगे हम। H2O जो है, हमने ये तो जान लिया कि जो कुल मिलाकर बात हो रही है वो पानी की हो रही है, सब कुल मिलाकर जितनी भी बात हो रही है वो पानी की हो रही है। तो पानी का सूत्र हम जानते हैं, वो होता है H2O, ठीक है। तो H2O का जो मोलर द्रव्यमान होता है वो निकालिए। H2O का मोलर द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? पहला हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं साहब। एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1 होता है साहब, ठीक है। प्लस करो, यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन है, कितनी है? 1 है। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है साहब? 16 होता है, तो लिख दो यहाँ पर। तो 2 यहाँ पर प्लस 16 बराबर कितना हो गया? 18 हो गया। तो हमने जान लिया कि 18 क्या
18 ग्राम होगा, ठीक है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, मोलर द्रव्यमान की बात कर रहे हैं। अगर आपसे कोई H2O का आणविक द्रव्यमान बोले तो टॉपर वाला जवाब देना। टॉपर वाला जवाब क्या होता है, 18 AMU, या फिर U भी बोल सकते हो आप, 18 U, है ना। ये सही जवाब है जब वो आणविक द्रव्यमान पूछे। अगर आपसे पूछे H2O का मोलर द्रव्यमान बताओ, तो आप सीधे सीधे सिंपल सिंपल उसको बोलेंगे सर H2O का मोलर द्रव्यमान 18 ग्राम होता है, बस सिंपल सी बात। चलिए, तो हम जानते हैं कि 18 ग्राम H2O में उपस्थित मोल की संख्या कितनी होगी, एक होगी ना, क्योंकि किसी भी पदार्थ के मोलर द्रव्यमान में कितने मोल उपस्थित होते हैं, एक मोल उपस्थित होता है, तो उस हिसाब से हमने एक मोल उपस्थित कर दिया। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, एक मोल भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात चल रही है अणुओं की। यहाँ पर हमसे मोल नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा, अणु पूछा है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। हम जानते हैं कि 18 ग्राम H2O में उपस्थित अणुओं की संख्या कितनी होती है, 6.022 गुणा 10 की घात 23 अणु। पूछो सर यहाँ पर 6.022 गुणा 10 की घात 23 क्यों लिखा, क्योंकि एक मोल बराबर क्या होता है, अभी अभी मैंने समझाया, 6.022 गुणा 10 की घात 23 कण होते हैं। हमसे यहाँ पूछा क्या है, अणु पूछा है, तो हम यहाँ सिंपल मोल की जगह जहां जहां मोल लिखा हुआ था वहां मोल को हटाकर क्या क्या लिख देंगे, जो हमारे सवाल में पूछा, और सवाल में पूछा है अणु, तो हम क्या लिख देंगे, अणु लिख देंगे। तो हमने भी ये करा, 18 ग्राम एज इट इज, H2O भी एज इट इज, सब कुछ एज इट इज लिखा, मोल को रिप्लेस करके अणु लिख दिया, है ना। और एक मोल बराबर होता है 6.022 गुणा 10 की घात 23 कण, और कण का मतलब क्या क्या होता है, परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, तो हमारे को अभी किसकी आवश्यकता है, अणु की आवश्यकता है। तो हमने अणु वाले भैया को बुला लिया, अणु वाले भैया आपकी जरूरत है, आप फटाफट आ जाओ। तो कण की जगह अणु वाले भैया आ गए और उन्होंने मामला संभाल लिया। अब मामला संभाल लिया तो अब आगे कर लेते हैं सवाल को। 18 ग्राम H2O में उपस्थित अणुओं की संख्या कितनी है, इतनी है। तो मुझे बताइए 1 ग्राम H2O में, तो 1 ग्राम H2O में उपस्थित, तो 1 ग्राम H2O में उपस्थित अणुओं की संख्या कितनी होगी, 18 ग्राम में इतने हैं, तो 1 ग्राम में कितना होगा, 6.022 गुणा 10 की घात 23 बटा कितना होगा, 18 अणु, ठीक है। ये भाग में चला जाएगा, है ना, सिंपल सी गणित है, अभी अभी समझाया मैंने। चलिए, तो ये हो गया, तो इतने अणु उपस्थित होंगे 1 ग्राम में, 1 ग्राम में। लेकिन हमसे 1 ग्राम में पूछा है क्या, नहीं पूछा। कितने ग्राम में पूछा है, 0.05 ग्राम में पूछा है, कोई बात नहीं है। 0.05 ग्राम H2O में उपस्थित अणुओं की संख्या कितनी होगी, बस कुछ नहीं, 6.022 गुणा 10 की घात 23 बटा 18 गुणा 0.05 अणु, बस सिंपल सी बात। सॉल्व, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा आपके सामने। कहीं दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ भी नहीं है, क्योंकि सिंपल सा प्रश्न था कि पानी की एक बूंद जिसका द्रव्यमान आपको इतना दे रखा है में उपस्थित अणुओं की संख्या आपको बतानी है। तो कैसे बताओगे, हम जानते हैं कि 18 ग्राम H2O में उपस्थित मोल की संख्या कितनी होती है, 1 मोल होती है, ठीक है। लेकिन हमसे मोल नहीं पूछा था, हमसे पूछा था अणु पूछा था, तो हमने दिमाग लगाया, हम जानते हैं 1 मोल बराबर होता है 6.022 गुणा 10 की घात 23। आप यहाँ लिख सकते हैं, यहां मैंने ये लिखा है एरो डालकर, आप ये भी लिख सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में उसको बताना हो ना कि हमने 1 मोल की जगह ये क्यों लिखा, तो आप ये लिख सकते हैं चूंकि 1 मोल बराबर होता है 6.022 गुणा 10 की घात 23 कण। चूंकि आप ऐसे नोट डालकर लिख सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है जब अपन ऐसे लिखते हैं ना, तो एग्जामिनर समझता है हाँ इसने सवाल को रटा नहीं है, इसने सवाल को समझा है, और समझकर इसने
1 मोल की जगह ये लिखा है तो इसने रटा नहीं सवाल को, इसने समझा है और समझकर इसने, अगर यहाँ पर अणु की जगह परमाणु भी हो जाता ना तब भी ये नोट डालता, ठीक है। और परमाणु की जगह अगर आप यहाँ कण ना लिखकर अणु भी लिखोगे ना तो और अच्छा लगेगा, ठीक है। यहाँ पर अणु भी लिख सकते हो आप, अणु लिखोगे तो और मजा आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सवाल सॉल्व हो जाता है, ये फंडामेंटल आपको क्लियर हो जाता है। दूसरा सवाल आपके सही समझ में आया। चलिए अब तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो 2 सवाल अपने हो चुके हैं, तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है 64 ग्राम ऑक्सीजन में उपस्थित अणुओं की संख्या ज्ञात करो। 64 ग्राम ऑक्सीजन में उपस्थित अणुओं की संख्या ज्ञात करो। अब यहाँ पर ऑक्सीजन समझते ही आपको समझ में आना चाहिए कि ऑक्सीजन जो है ये क्या है, तात्विक गैस है ना। ये एक तात्विक गैस है। तात्विक गैस मैंने आपको पहले भी बताया था कि तात्विक गैस कौन सी होती है, जिनकी परमाणुकता होती है, अर्थात ऐसी गैसें जो तत्व के रूप में भी इस्तेमाल की जाती हैं और गैस के रूप में भी होती हैं, यानी उनमें तत्व का गुण भी होता है और गैस का गुण भी होता है, वो क्या कहलाती हैं, तात्विक गैसें कहलाती हैं। जैसे कि तत्व होता है हमारे पास हाइड्रोजन, है ना, हीलियम, लिथियम, ये होते हैं अपने सब एलिमेंट्स, ठीक है, ये होते हैं सब एलिमेंट्स। और एक होती है गैसें, जैसे CO2, क्लियर, CO2, और भी बहुत सारी गैसें होती हैं। जैसे एक एग्जांपल CO2 का ले लो, ठीक है ना, एक ले लो एग्जांपल CH4 का ले लो, ठीक है, मेथेन गैस जो होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा, ये चीज है ना, ये चीज दिख रही होगी। अब आवर्त सारणी में इसको एक एलिमेंट के रूप में लिया जाता है। ये जो है ऑक्सीजन जो है वो एलिमेंट के रूप में भी होती है और गैसों की भांति कार्य भी करती है। कैसे, क्योंकि ऑक्सीजन को हम कैसे लिखते हैं, O2 करके लिखते हैं। तो ये जो चीज होती है ना 2, ये होती है किसी भी तात्विक गैस की परमाणुकता, ठीक है, एटोमिसिटी जिसे अपन कहते हैं, इंग्लिश में एटोमिसिटी कहते हैं और हिंदी में इसे कहते हैं परमाणुकता। ये किसी गैस की परमाणुकता होती है, किसी तात्विक गैस की, इसे तात्विक गैस की होती है। तात्विक गैस कौन कौन सी हो सकती है, हाइड्रोजन हो सकती है, ये हाइड्रोजन हो सकती है जिसे H2 लिखते हैं, O2 हो सकती है, ठीक है, हाइड्रोजन हो सकती है, ऑक्सीजन हो सकती है। ये 2 की परमाणुकता वाले हैं, जिनकी 2 परमाणुकता होती है, ठीक है। अब आपसे बोल दिया जाए कि सल्फर, तो सल्फर एसिड होती है ना, H2 नहीं हो सकती सल्फर की। सल्फर भी एक एलिमेंट्री गैस है जिसकी H2 नहीं होती परमाणुकता, इसकी कितनी होती है, S8 होती है। तो ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ये परमाणुकता आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। ये जनरल नॉलेज का है कि सल्फर की परमाणुकता कितनी होती है, 8 होती है साहब, ठीक है ना। तो ये क्यों बता रहे हैं हम, क्योंकि ये काम आती है मोलर द्रव्यमान निकालने के। अगर आप ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे तो मोलर द्रव्यमान निकलता है परमाणु द्रव्यमान से, है ना। अगर आप ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे तो आप कैसे निकालेंगे, उसका परमाणु क्रमांक देखकर, और आप उसका डबल कर देंगे। परमाणु क्रमांक ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है, उसका डबल करेंगे 16 होगा। तो आप 16 आंकड़ा लेकर ही आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन वो करने से पहले ये जान लीजिए कि ऑक्सीजन का जो सूत्र होता है वो ये होता है O2, है ना। तो ऑक्सीजन एक नहीं है, इसकी परमाणुकता कितनी, 2 है, यानी 2 अणु यानी 2 परमाणु मिलकर ऑक्सीजन का एक अणु बनाते हैं, ऑक्सीजन गैस बनाते हैं, है ना। ये एक ऑक्सीजन प्लस दूसरा ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, O2 बनाते हैं, ठीक है ना, O2 बनाते हैं। तो O2 बनाते हैं तो आप तो सिर्फ एक ही ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान निकाल रहे थे, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। एक का 16 होगा और दूसरे का भी 16 होगा, तो कितना मिलेगा, 32 ग्राम, है ना। तो ये होगा इसका मोलर द्रव्यमान, ऐसा निकलेगा, है ना। तो यहाँ पर ही अपन को ये गलती नहीं करनी है। कभी भी आपको यदि यहाँ पर सल्फर दे दिया तो 8 का निकालना पड़ेगा आपको, मतलब S प्लस S प्लस S प्लस S ऐसे कर एक एसिड बनता है। तो यहाँ पर आपको 8S का परमाणु द्रव्यमान निकालना पड़ेगा, फिर उसका मोलर द्रव्यमान निकालना पड़ेगा, मतलब उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्राम में, ठीक है, इस बात का। तो सवाल दिखता बहुत छोटा है, लेकिन उसके पीछे सिखाने वाली बहुत सारी चीजें होती हैं। आपको मैं सवाल करवा दूं तो वो तो कोई भी करवा देगा आपको सवाल, ठीक है, आप उसको पासबुक में से देखकर भी कर सकते हैं। लेकिन बात आती है कि सर एक सवाल में अपन क्या क्या सीख सकते हैं। अपन
एक सवाल से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो उन बहुत सारी चीज़ों को हम सवाल के माध्यम से सीखें तो अच्छा लगता है। जैसे मैंने अभी आपको नई नई चीज़ बताई, एक तात्विक गैस बताई कि तात्विक गैसें क्या होती हैं, दूसरा बता दिया परमाणुकता क्या होती है, ठीक है ना। तो ये आपको एक्स्ट्रा चीज़ सीखने को मिली। इसी प्रकार से और भी सवालों में अपन इसी प्रकार से एक्स्ट्रा चीज़ें सीखेंगे ताकि एक्स्ट्रा दिमाग चले और एक्स्ट्रा मार्क्स आए अपने। बात क्लियर? चलिए, तो 64 ग्राम ऑक्सीजन में उपस्थित अणुओं की संख्या ज्ञात करो। तो हम जानते हैं कि अब ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान अभी मैंने बताया कितना होगा। ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान निकालना है, क्या होगा बताओ। एक ऑक्सीजन का निकालेंगे, यानी यहां पर ऑक्सीजन कितना है, 2 है ना। एक ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16 ग्राम होता है, ठीक है ना। तो 2 का कितना होगा, 32 ग्राम होगा। तो यहां पर अपना मोलर द्रव्यमान निकल गया। तो मोलर द्रव्यमान, चूंकि हम जानते हैं कि 32 ग्राम ऑक्सीजन में उपस्थित, अब आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यहाँ पर। अगर आपको पहले वाले सवाल से प्रैक्टिस हो चुका है कि हमसे मोल नहीं पूछा है, अणु पूछा है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं लिखूंगा, मैं पूरा लिखूंगा आराम से। आप भी आराम से देखो, कहीं भाग के नहीं जा रहे हो आप भी और ना मैं जा रहा हूँ। पूरी वीडियो चलेगी, तब तक आप सीखते ही जाओगे, कहीं भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो 32 ग्राम O2 में उपस्थित मोल की संख्या कितनी होती है, 1 होती है, 1 मोल होती है साहब, ठीक है। तो मुझे बताइए 32 ग्राम O2 में उपस्थित अणुओं की संख्या कितनी होगी, 6 पॉइंट, क्योंकि 1 मोल का मतलब क्या होता है, 6.022 गुणा 10⁻23 कण होते हैं। कण में हम परमाणु भी ले सकते हैं, अणु भी ले सकते हैं, आयन भी ले सकते हैं, प्रोटॉन भी ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी मुझे किसकी आवश्यकता है, अणु साहब की आवश्यकता है। तो अणु साहब को बुलाओ, अणु साहब फटाफट आओ, आपकी जरूरत है यहाँ पर। तो बोला हाँ आता हूँ। तो ये लीजिए अणु आ गए। चलिए, अणु साहब मान गए, उन्होंने बोला हाँ आ जाता हूँ, तो अणु यहाँ लिख लिया। तो बस 32 ग्राम O2 में उपस्थित अणुओं की संख्या कितनी है, इतनी है। तो मुझे बताइए 1 ग्राम O2 में उपस्थित अणुओं की संख्या कितनी होगी, 6.022 गुणा 10⁻23 बटा 32 अणु, ठीक है। इतने अणु उपस्थित होंगे 1 ग्राम में। पूछा कितने ग्राम का है, 64 ग्राम में पूछा भैया। पूछा कितने का है, 64 ग्राम में पूछा अपन को। अपन ने 32 ग्राम का निकाल लिया, 1 ग्राम का निकाल लिया। 1 ग्राम का जब मतलब 1 का पता चल जाता है ना। मैं पूछ रहा हूँ 10 टॉफियां 50 रुपए की हैं, है ना। तो 1 टॉफी कितने रुपए की होगी, 50 बटा 10, तो ये 5 रुपए की होगी। तो 1 टॉफी आपने निकाली 5 रुपए की। तो अब आपको ये जो आंकड़ा है ना 10 का, इससे आगे जाकर भी आप काम कर सकते हो। आप बोलो कि 20 टॉफियां कितने रुपए की होगी, तो अब आपको आंसर की जरूरत नहीं, अब आप आंसर खुद निकाल सकते हो। कैसे, 1 टॉफी 5 रुपए की है, तो 20 टॉफियां कितनी की होगी, 20 टॉफियां होगी 20 गुणा 5, तो यानी 100 रुपए की टॉफियां पड़ेगी, ऐसे कर, है ना। तो 1 का निकालना जरूरी होता है। जब आप 1 का निकाल लेते हो तो आप बहुत सारों का निकाल सकते हो। 100, 1000 टॉफियां कितने की होगी साहब, तो 1 टॉफी 5 रुपए की, 1000 टॉफी का तो 1000 को 5 से बढ़ो 5000 रुपए की होगी साहब, ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। वो घबराने की बात नहीं है, हमेशा स्टेप बाय स्टेप करोगे सवाल को तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। बस समझ में आ जाना चाहिए कि मोल का कंसेप्ट कहाँ जाके टिकता है। मोल का कंसेप्ट का यदि पूरा सार निकालें तो मोल बराबर होता है मोलर द्रव्यमान, है ना। क्या होता है, जैसे 1 मोल बराबर क्या होता है, 6.022 गुणा 10⁻23, या फिर सॉरी 1 मोल बराबर मोलर द्रव्यमान, 1 मोल बराबर मोलर द्रव्यमान, ठीक है। ये जो पूरा कंसेप्ट है ना, ये आप लिख लो कहीं पर, ये बहुत काम आएगा आपके। वैसे मैं नोट्स में डाल दूंगा इस चीज को अच्छी तरीके से, डिजिटल फॉर्म में डाल दूंगा, लेकिन फिर भी आप इसको याद रखो, ठीक है।
चलिए अब इसको सॉल्व कर लो। बस इसमें सवाल में है क्या बचा, क्या कितने का पूछा है, 64 का पूछा है ना। तो बस 64 O2 में उपस्थित अणुओं की संख्या कितनी हो जाए, 6.022 गुणा 10 की घात 23 बटा 32 गुणा 64 अणु। बस इसको सॉल्व कर लेना। 32 एकम 32, 32 दूनी 64, 6.022 गुणा 10 की घात 23 को 2 से गुणा कर देना, आंसर आ जाएगा आपके सामने। चलिए तीसरा सवाल समझ में आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब चौथा सवाल करते हैं। अब चौथा सवाल है कि 36 ग्राम जल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करो। कि 36 ग्राम जल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करो। अब ना अणु ज्ञात करना है ना परमाणु, क्या ज्ञात करना है, अंदर की बात ज्ञात करनी है, इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने। क्या ज्ञात करने, इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने। कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस इसमें यह समझने लायक है कि आपसे पूछे 36 ग्राम जल में, तो जल क्या है, जल क्या है, एक अणु है, ठीक है ना। जल क्या है, एक अणु है, ठीक है। तो यहां पर समझना, तो 36 ग्राम जल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैं बोल रहा हूं जल यानी H2O, जल के एक अणु में, क्योंकि 36 ग्राम जल में तो बहुत सारे अणु होंगे, है ना। समझना बात को, 36 ग्राम जल में तो H2O के पता नहीं बहुत करोड़ों से भी बहुत ज्यादा क्या होंगे, H2O के अणु होंगे। लेकिन मुझे अगर एक का पता चल जाए, अगर मुझे एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, मैं बहुत ध्यान से समझना बात को। 36 ग्राम जल में बहुत सारे अणु होते हैं और उन बहुत सारे अणुओं में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। समझना बात को, 36 ग्राम H2O में बहुत सारे अणु होते हैं और उन बहुत सारे अणुओं के बहुत सारे जैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखना, समझना इस बात को, ये 36 ग्राम जल है, ठीक है ना। इसमें H2O के बहुत सारे अणु हैं। एक अणु ये रहा, 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 ये रहा, ये रहा। लिखते चलो, पूरा पढ़ लो, बहुत सारे देखो, ठीक है। ये 36 ग्राम जल था मेरे पास, ये क्या था, 36 ग्राम जल था, 36 ग्राम जल था और इस जल में H2O के बहुत सारे अणु हैं। अब मुझसे पूछा है कि 36 ग्राम जल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करो। अरे भाई पागल समझाया क्या है, अरे भाई पागल समझाया क्या, 36 ग्राम जल में तो बहुत सारे अणु होते हैं भाई, करोड़ों लाखों करोड़ों से भी ज्यादा ऊपर के अणु होते हैं। और आप अणु नहीं पूछ रहे हो, चलो अणु तक आप सीमित रहते तो हम अणु तो निकाल सकते थे, हमने सीख लिया। लेकिन आप तो इलेक्ट्रॉन पूछ रहे हो, अणु के अंदर की बात, मतलब आप पूछ रहे हो कि H2O मतलब एक में, क्योंकि हर एक का, इसका भी इलेक्ट्रॉन अलग होगा, इसका भी इलेक्ट्रॉन गिना जाएगा, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, सबका निकलेगा, तब जाकर हम बता पाएंगे कि 36 ग्राम जल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इसके लिए तो मुझे जानना पड़ेगा ना कि एक में, एक H2O में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। 36 ग्राम जल, 36 ग्राम जल के एक अणु में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो मैं ये जान पाऊंगा कि जो अणुओं की संख्या तो आप मुझे पता है निसंदेह तौर पर ज्ञात कर लोगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने में आपको दिक्कत आएगी। तो कहाँ दिक्कत आएगी वो भी बता देता हूँ। दिक्कत यहाँ आएगी क्योंकि आपको ये नहीं पता होता कि H2O के मतलब हर एक अणु में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। मैंने आपको बताया एक का ज्ञात कर लोगे तो सबका ज्ञात कर लोगे, है ना। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जल के एक अणु में, अब हमारे को ये ज्ञात करना है, 36 ग्राम जल था, इसमें बहुत सारे अणु हैं और इन बहुत सारे अणु के प्रत्येक अणु में, प्रत्येक H2O अणु में बहुत सारे तो नहीं, मतलब H2O अणु में इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब एक में इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे में भी, तीसरे में भी। अगर एक का ज्ञात कर लोगे ना तो इनकी कितनी संख्या है उससे आप मल्टीप्लाई कर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कर सकते हो। लेकिन उसमें आपको पहले एक का ज्ञात करना पड़ेगा कि एक 36 ग्राम जल के
एक H2O अणु में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है वो आपको पता होना चाहिए। और वो कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रॉन का तो आपको फंडामेंटल है, 10वीं से क्लियर है कि कैसे निकालते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो आपको पता ही है, नहीं पता क्या? चलिए, जल के एक जल यानी 36 ग्राम जल यानी H2O के एक अणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? H2O पूछा है तो H2O का सूत्र, जल पूछा है तो जल का सूत्र क्या होता है? H2O। तो H2O में हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं? 2 या हाइड्रोजन आ रहे हैं, है ना? हाइड्रोजन 2 तो आप ऐसे लिखेंगे बाहर क्योंकि 2 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हाइड्रोजन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन एक है तो यहां पर ऑक्सीजन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ऐसे निकालते हैं। देख लेना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का सीखा है तो प्रोटॉन एक ही होता है क्योंकि हर परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का दोनों की संख्या जो होती है वो समान होती है। तो बस 36 ग्राम जल के एक अणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है साहब? कितनी है? 2 तो ये रहा, 2 तो यहाँ पर है। हाइड्रोजन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, परमाणु में कितना? 1। चलो वो परमाणु क्या, प्रोटॉन कितना? 1 और इलेक्ट्रॉन में कितना? 1 ही होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं ऑक्सीजन की। प्लस मारो, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? ऑक्सीजन 8 होता है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है, और कितना है? 1 है तो 8 का 8 ऐसे लिख लिया। ठीक है, परमाणु क्रमांक ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है और प्रोटॉनों की संख्या होती है। बातों को समझना गहराई से, कहीं गलती हो कमेंट करके निसंदेह रूप से पूछ लेना, मैं कमेंट का अच्छी तरीके से जवाब दूंगा, लेकिन समझो बातों को। ठीक है, तो किस प्रकार से अपन ने इलेक्ट्रॉन निकाला? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन में कितने होंगे? 8 होंगे। प्रोटॉन में कितने होंगे? 8 होंगे। अगर प्रोटॉन पूछता तो भी आप यहाँ पर 8 ही लिखते। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व कर लो। 2 + 8 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, यानी 36 ग्राम जल H2O के, यानी 36 ग्राम जल के एक अणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। यानी जो मैंने आपको बताया था नहीं, 36 ग्राम जल है, इसमें बहुत सारे अणु हैं। ठीक है, इन बहुत सारे अणु में से एक का निकाल लिया, एक में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन है साहब। ठीक है, तो 36 ग्राम जल में अणु कितने हैं ये भी तो पता होना चाहिए ना। अब अणु ज्ञात करते हैं। अब अणुओं की संख्या ज्ञात हो जाएगी ना तो अपने आंसर आ जाएगा। जब जो अणुओं की संख्या होगी 36 ग्राम में, उसको अपन उसमें एक इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने इस 36 ग्राम जल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो पता चल जाएंगे। ठीक है, चलो ज्ञात करते हैं, मजा आएगा, देखना कितना मजा आता है। अगर सब कुछ पता हो ना, अगर आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो आप खुद तो समझते ही अच्छी तरीके से, आप दूसरे को भी अच्छी तरीके से समझाते हैं। यार समझना बातों को। तो एक का तो आपने निकाल लिया, अब आपको ज्ञात चाहिए कि अणु कितने हैं 36 ग्राम जल में, अणु कितने हैं। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे? हम जानते हैं अणु कैसे ज्ञात होंगे, मोल के कंसेप्ट से। अभी मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के कंसेप्ट से, तो कैसे ज्ञात करेंगे? हम जानते हैं कि H2O का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, अभी निकाला था अपन ने, 18 ग्राम है ना। 2 1 + 16, हाँ कितना होता है? 18। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। 18 ग्राम H2O में उपस्थित मोल की संख्या कितनी होती है? 1, है ना। 18 ग्राम H2O में उपस्थित मोल की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। तो क्या मुझसे मोल की बात कही गई? क्या कहीं भी मोल नहीं है, तो क्या इसकी जगह क्या आएगा? 18 ग्राम H2O में उपस्थित अणुओं, मुझे तो क्या ज्ञात करना है? अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो कितनी होगी? एक मोल का मतलब क्या होता है?
1 मोल का मतलब होता है 6.022 गुणा 10⁻23 कण होते हैं। यहाँ पर अणु है, अणु ज्ञात करने तो अणु ले लो, क्योंकि कण बराबर क्या होता है, परमाणु, अणु, आयन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। चलो साहब, 18 ग्राम H2O में उपस्थित अणुओं की संख्या इतनी है, तो साहब मुझे बताओ 1 ग्राम H2O में कितने होंगे? 6.022 गुणा 10⁻23 बटा 18 अणु उपस्थित होंगे। 1 ग्राम में इतने अणु उपस्थित होंगे। मुझे 36 का चाहिए, 36 का आंकड़ा होता है ना, तो 36 ग्राम में H2O कितने होंगे? 6.022 गुणा 10⁻23 बटा 18 गुणा 36 अणु, ये कितने होंगे? इतने अणु उपस्थित होंगे। कितने होंगे भाई? इतने अणु उपस्थित होंगे 36 ग्राम में, यानी कि वो जो मैंने बताया था ना ये, तो उसमें इतने सारे अणु उपस्थित होंगे। इसको कैलकुलेट करना, अपने आप आंसर आ जाएगा, इतने सारे अणु। अब इतने सारे अणु हैं, है ना। अब वो एक अणु में तो मैंने ज्ञात कर लिया था, एक अणु में तो मैंने ज्ञात कर लिया था कि एक अणु में 36 ग्राम जल के एक अणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन है। तो अब इतनों में कितने उपस्थित होंगे? चूंकि यहां से लिखना, चूंकि 36 ग्राम जल यानी H2O के, वहां से देखे, वहां से टिपो, यहां से टिपो, के एक अणु में उपस्थित, ऐसे लिखोगे आगे ना, मक्खन मार्क्स मिलेंगे। उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 10। कितनी है? 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो मुझे बताओ, तब 36 ग्राम जल यानी H2O के इतने अणुओं में 6.022 गुणा 10⁻23 बटा 18 गुणा 36 अणुओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? एज इट इज लिखो, 6.022 गुणा 10⁻23 बटा 18 गुणा 36 गुणा 10। इसको सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा आपका। क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन में आएगा, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एज इट इज आपको नोट्स में मिल जाएगा, अभी उतारना चाहो तो उतार लो, समझना चाहो तो समझ लो। उतारने की दिक्कत मत लेना, नोटबुक में आराम से धैर्य से उतारना, एक एक पॉइंट, एक एक सवाल आपको नोट्स में मिल जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। चलो, समझ में आया? तो इसको सॉल्व कर लोगे ना, तो 36 ग्राम जल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको पता चल जाएगी। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या से आप प्रोटॉन की संख्या आपसे पूछ लिया जाए तो प्रोटॉन आप ज्ञात कर सकते हो आराम से, है ना। अगर आपसे पूछ लिया जाता है यहाँ पर कि 36 ग्राम जल में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करो, तो आप आराम से कर सकते हो, है ना। कंसेप्ट सीख लिया आपने, सवाल को समझोगे तो आप उसके जैसे बहुत सारे सवाल कर पाओगे। बात क्लियर? चलो एक लास्ट सवाल कर लेते हैं, 5वां सवाल। 5 सवाल करने के बाद इस सेशन को ऑन, मतलब पार्ट 2 का रखेंगे, उसमें और अधिक सवाल करेंगे, ठीक है। 5वां सवाल और आज की वीडियो का अंतिम सवाल, ठीक है। निम्नलिखित में प्रत्येक के 2 मोल का क्या भार है? निम्नलिखित में प्रत्येक के 2 मोल का क्या भार है, ठीक है। इस बार आपको मोल दे दी गए हैं, और आपसे क्या पूछ लिया गया है? इसका भार पूछ लिया गया है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमारे को एक रिलेशन पता है। क्या रिलेशन पता है? कि 1 मोल बराबर होता है मोलर द्रव्यमान, ठीक है। 1 मोल बराबर होता है मोलर द्रव्यमान, 1 मोल बराबर होता है मोलर द्रव्यमान। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन मोल एंड मोलर मास, ठीक है। 1 मोल बराबर होता है मोलर द्रव्यमान, तो 2 मोल बराबर कितने मोलर द्रव्यमान होंगे? 2 गुणा मोलर द्रव्यमान। 3 मोल बराबर कितने मोलर द्रव्यमान होंगे? 3 गुणा मोलर द्रव्यमान। 4 मोल, उसका 4 गुना। 5 तो उसका 5 गुना, ठीक है ना। किसी पदार्थ का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है ना, तो अपन को मोल दिए होंगे, तो मोल यहाँ पर भी दे रखे, कितने? 2 मोल दे रखे हैं। तो बस अपन को जो पदार्थ का
मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है, उस पदार्थ का क्या ज्ञात कर लो, परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कर लो। यहाँ पर क्या दे रखा है, अणु दे रखा है, तो आणविक द्रव्यमान ज्ञात करो इसका आणविक द्रव्यमान ज्ञात करो और उसको ग्राम में व्यक्त करो और उसको जितने भी मोल है उससे मल्टीप्लाई कर दो। एक में इतना है तो दो में कितना होगा, इतना होगा, तीन में कितना होगा, इतना होगा साहब, चार में कितना होगा साहब, इतना होगा, है ना, ऐसा करके। तो बस MgSO4 का आणविक भार निकालो। MgSO4 का आणविक भार कैसे निकलेगा, सबसे पहले Mg का परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, प्लस S का यानी सल्फर का, मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान, सल्फर का परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, प्लस O यानी ऑक्सीजन, कितनी है, ऑक्सीजन कितनी है, 4 है ना, तो इसको ऐसे लिख लो, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। अपना ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने इन सबके परमाणु द्रव्यमान ऊपर लिख दिए, ठीक है। तो मैग्नीशियम का कितना है, 24 ग्राम है, तो एज इट इज लिखो 24 ग्राम, प्लस सल्फर का कितना है, 32 ग्राम, प्लस 4 ऑक्सीजन का कितना है, 16 ग्राम। तो इसको सॉल्व करो, 24 प्लस 32 कितना, 4 तो 6, 56 ग्राम, प्लस 16 4 जा 64 ग्राम, प्लस करो 4 और 6 10 12 120 ग्राम, ठीक है। तो 120 ग्राम इसका क्या हो गया, मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, ठीक है। 120 ग्राम क्या हो गया, इसका मोलर द्रव्यमान हो गया, किसका, MgSO4 का मोलर द्रव्यमान हो गया। तो यहां मैं लिख देता हूं MgSO4 का मोलर द्रव्यमान। ये मैं सिर्फ आपको बताने के लिए लिख रहा हूं, बाकी आपको यहां तक ही लिखना है, ठीक है। फिर इसके बाद जो मैं अभी लिखूंगा उसके बाद वो वाली लाइन लिखनी है, ये आपके समझाने के लिए कि MgSO4 का मोलर द्रव्यमान कितना है, 120 ग्राम, ये आपको निकालना है, ठीक है। अब आपको लिखना है चूंकि एक मोल MgSO4 चूंकि एक मोल MgSO4 का मोलर का भार, क्योंकि अपन से एग्जैक्ट मोलर द्रव्यमान नहीं पूछा है, अपन से पूछा भार, तो अपन भार ही यूज करेंगे। अगर यहाँ मोलर द्रव्यमान पूछा होता तो हम मोलर द्रव्यमान लिखते। अब आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे कि मोलर द्रव्यमान बराबर होता है क्या बाहर के, हाँ होता है। क्यों होता है, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है मोलर द्रव्यमान के। तो परमाणु द्रव्यमान, केमिस्ट्री में द्रव्यमान और भार दोनों एक बराबर मानते हैं, फिजिक्स में ये थोड़ा उल्टा हो जाता है। फिजिक्स में द्रव्यमान का एक अलग मतलब होता है और भार का एक अलग मतलब होता है, लेकिन केमिस्ट्री में हम द्रव्यमान और भार को एक जैसे ही मानते हैं, ठीक है ना। इसलिए एक मोल MgSO4 का भार कितना है, 120 ग्राम, है ना। एक मोल MgSO4 का भार कितना है, 120 ग्राम, क्योंकि एक मोल बराबर होता है मोलर द्रव्यमान और MgSO4 का मोलर द्रव्यमान 120 ग्राम है, तो एक मोल MgSO4 का भार कितना होगा, 120 ग्राम होगा। अपन से कितने का पूछा है, 2 मोल का पूछा है, तो 2 मोल MgSO4 का भार कितना होगा, 2 गुणा 120 बराबर 240 ग्राम, ठीक है। तो ये अपना ये ज्ञात हो गया। चलो दूसरा सवाल भी यही ज्ञात कर लेते हैं। दूसरा सवाल क्या है बताओ, फटाफट कमेंट करना, मेरे को बता तो दूंगा मैं वैसे भी KCl क्या है, लेकिन फिर भी आप मुझे बताओगे क्या ये एक परमाणु है या फिर एक अणु है या फिर एक सूत्र है। ये क्या है, सूत्र है, KCl है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक सूत्र है तो इसका सूत्र द्रव्यमान निकालना पड़ेगा, है ना। तो इसका सूत्र द्रव्यमान कैसे निकलेंगे, KCl का सूत्र द्रव्यमान K का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 39 प्लस Cl का कितना है भाई, 35.5 कर लो भाई, 39.0 35.5 तो 5 14 7 74.5 ग्राम,
अरे भाई समझ में आया क्या? 74.5 ग्राम KCl, KCl 74, यहाँ पे लिखो जैसे यहाँ लिखा था, इसको ब्लॉक में मारो, KCl का मोलर द्रव्यमान, KCl का मोलर द्रव्यमान कितना? 74.5 ग्राम निकाला था कि नहीं निकाला था अभी अभी? ठीक है, तो अब बस ये वाला कंसेप्ट लगा दो, चूंकि एक मोल KCl का भार कितना होता है? 74.5 ग्राम, 74.5 ग्राम। तो मेरे से कितने का पूछा है? 2 मोल का, तो 2 मोल KCl का भार कितना हो जाएगा? इधर लिख रहा हूं 74.5 गुणा 2, इसको मल्टीप्लाई करना, आंसर खुद ब खुद आ जाएगा ग्राम्स में। दैट्स इट। देखो गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। क्या है ये? 74.5 गुणा 2 ग्राम्स, ये आंसर आएगा। ठीक है, बातें क्लियर? क्या थोड़ा उर्दू हो गया, लेकिन बाकी सब सही है। ठीक है, तो ये 5वें सवाल का 2 पार्ट थे, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों करवा दिए। आगे के सवाल, अभी बहुत सारे सवाल हैं, है ना, बिल्ड करना है। वैसे तो मैंने इसमें पूरा निचोड़ बता दिया आपको मोलर द्रव्यमान का, 5 सवालों से भी हो सकता है आपका काम, है ना। बाकी के भी बहुत सारे सवाल हैं, मैं करवाना चाहता हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, चलो आज के लिए इतनी वीडियो काफ़ी है, अगली वीडियो में अपन आगे डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गॉड ब्लेस।